नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और स्वागत आप सभी का आज की हमारी विशेष चर्चा में। आज सुबह सुबह जब लोगों ने अखबार खोले तो उनको दिखाई दिया कि खबर कुछ इस तरह से थी कि चीनी सेनाएं वापस लौट गई हैं और एक समझौता हो गया है भारत और चीन के बीच में। समझौता इस वजह से हो गया है क्योंकि कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी थी, लेकिन अभी तक विदेश मंत्रालय के किसी प्रवक्ता ने या रक्षा मंत्रालय के किसी अधिकारी या किसी भी सेना के अफसर ने इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। खबरें यह हैं कि क्विड प्रो क्वो यानी कि किसी चीज के बदले में कोई चीज दी गई है और इस आधार पर चीनी सेनाएं वापस जाने की बात कह रही हैं। टेंट जहां पे उन्होंने लगाए थे भारत की सीमा, भारत के क्षेत्र में, वो उखाड़ लिए गए हैं, इस प्रकार की रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन वो कहां तक वापस जा रही हैं? शर्त जो थी उसमें से एक शर्त यह भी थी कि भारतीय फौजें यानी आईटीबीपी के जो जवान चीनी सेना के टेंट्स के सामने मौजूद थे वो भी लौट जाएं। यह शर्त कहां तक जायज है? ये क्विड प्रो क्वो भारत और चीन के बीच में हुआ क्या है? आज इन्हीं सवालों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे हम अपने कार्यक्रम में, और इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे। लेकिन पहले आज और अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई हैं वो देख लीजिए हमारी इस रिपोर्ट में। बार बार भारतीय सीमा में फुफकार मारना तो ड्रैगन की पुरानी आदत है। इस बार भी चीनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद चीन की एक करतूत सामने आई थी। गौरतलब है कि बीते 15 अप्रैल से चीनी सेना लद्दाख के डीबीओ सेक्टर में कब्जा जमाए बैठी थी। ब्रिगेडियर स्तर की 4 फ्लैग मीटिंग्स में भी इस मुद्दे का कोई हल नहीं निकल पाया। लेकिन 5 मई को दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हुई कूटनीतिक वार्ता के बाद चीनी सेना डीबीओ सेक्टर छोड़ने को तैयार हो गई। ये भी कहा जा रहा है कि चीनी सैनिकों के साथ साथ भारत के जवान भी अपनी सीमा में थोड़ा पीछे लौटे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारत के सैनिकों के पीछे हटने को लेकर हैरानी जताई। वहीं पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह ने कहा कि चीन धोखेबाज देश है और वो कभी भी भारत पर हमला कर सकता है। भारत और चीन के बीच 4000 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा पर स्पष्ट पहचान नहीं होने का फायदा चीन हमेशा से उठाता आया है। चीनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद जब भारत ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया था तो चीन ने इसे घुसपैठ मानने से ही इनकार कर दिया था। लेकिन चीनी सैनिकों के वापस लौटने के बाद अब विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के चीनी दौरे का रास्ता भी साफ हो गया है। 20 मई को चीन के प्रधानमंत्री ली कीचांग भी भारत के दौरे पर आने वाले हैं। चीनी घुसपैठ के मामले के बाद दोनों देशों के बीच खटास बढ़ गई थी, जिसका असर भारत के विदेश मंत्री और चीन के प्रधानमंत्री की यात्राओं पर भी पड़ रहा था। फिलहाल दोनों देशों के नेताओं के बीच यात्रा का रास्ता साफ हो गया है। भले ही चीनी सेना भारत की सीमा से पीछे हट गई हो, लेकिन भारत के जवानों का भी भारतीय सीमा में पीछे हटना सवाल जरूर पैदा करता है। और जहन में ये सवाल भी उठता है कि क्या भारत चीन से डरता है? इसलिए सरकार को इस तरह के सीमा विवाद के मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने की दिशा में काम करना चाहिए। सुदर्शन न्यूज के लिए प्रदीप राघव के साथ अमितेश्वर पांडे की रिपोर्ट। 15 अप्रैल से जब ये रिपोर्ट मिली कि चीनी सेनाएं भारतीय क्षेत्र में हैं, उसके बाद से 5 फ्लैग मीटिंग्स हुई लोकल लेवल पर। 3 शुरुआत में भारत ने बुलाई थी और थक हार कर भारत ने बुलाना बंद कर दिया। बाद की 2 मीटिंग्स चीन ने बुलाई और नतीजा यह हुआ कि दोनों फौजें वापस जाने की बात कर रही हैं। भारतीय सरकार ऐसा लगता है इसकी क्रेडिट लेने की कोशिश में है, लेकिन जो जमीन पर हो रहा है क्या वो सच में भारत की डिप्लोमेटिक जीत है? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। त्वांग शुआंग लद्दाख के पूर्व सांसद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शुआंग जी, स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं कीर्ति आजाद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और रणनीतिक मामलों के जानकार, भाजपा के। बहुत स्वागत आपका कीर्ति जी। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, रक्षा विशेषज्ञ, आपका भी बहुत स्वागत। जम्मू और कश्मीर मामलों के जानकार जवाहर कौल साहब हमारे साथ स्टूडियो में। कौल साहब, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे है, त्वांग शुआंग जी, इस वक्त जमीन पर असल में हालात हैं क्या? क्या चीनी फौजें वापस लौट रही हैं, और अगर लौटी हैं तो कहां तक लौटी हैं? क्या है असल में हकीकत, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। आपको मेरी आवाज आ रही है? हमारी जानकारी के मुताबिक ये सत्य है जी कि जो चीनी सेना 18 मील हमारे सीमा क्षेत्र के अंदर आके उन्होंने टेंट्स लगाए थे, वो वहां से हटने शुरू हुए हैं। लेकिन चिंता की बात यह है वहां से हमारी सेना भी पीछे हट रही है। जी
देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि जहां पर ये इंकर्जन लेटेस्ट हुआ है, जिसके नतीजे के तौर पर चीनी सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से तकरीबन 18 किलोमीटर हमारी क्षेत्र में आया था जी। ये बूसा नाला के नाम से जाना जाता है। जहां पर ये टेंट लगा, जहां पर ये तकरार अभी हो रहा है, वो बूसा नाला के नाम से जाना जाता है जी। मैं ये बताना बहुत जरूरी समझता हूँ, ये बूसा नाला भारत का पेट्रोलिंग बेस कैंप हुआ करता था, जहां से महीने में 4 बार भारतीय पेट्रोलिंग दल जो कि हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और सेना का ज्वाइंट पेट्रोलिंग महीने में 4 बार होता था लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ, जो कि 18 किलोमीटर चीन की वाकया है। जी जी। ये बहुत एक चिंता की बात जो शायद अभी मीडिया में भी नहीं आया है, मैं ये बताना चाहता हूं, इसी जगह पर जहां पर ये अभी अतिक्रमण हुआ है, जून 2011 में वहां पर हमारा टेम्परेरी स्ट्रक्चर था, क्योंकि ये हमारा पेट्रोलिंग बेस कैंप है। जी जी। जून 2011 में चीनी सेना अंदर आई थी, जीसीबी उन्होंने लाया, क्योंकि उनका पूरा रोड लिंक है पूरी सीमा तक, बल्कि हमारे अंदर तक उनका रोड का जल बिछा हुआ है। जीसीबी ला के उन्होंने हमारा जो टेम्परेरी पेट्रोलिंग बेस कैंप का स्ट्रक्चर था उसको गिराया था, जो कि किसी मीडिया में भी नहीं आया, कि कहीं इसके बारे में शोर शराबा नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने और सभी इंटेलिजेंस एजेंसी ने सभी ने इसको दबा के रखा, सामने नहीं, भारत की जनता के सामने नहीं आने दिया है। ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अभी क्योंकि इस बार बर्फ ज्यादा पड़ी, ठंडा था, शायद हमारा पेट्रोलिंग पूरे विंटर मंथ्स में वहां पर नहीं जा पाए, जो कि हर महीने में 4 बार जाना चाहिए था। शायद चीन की तरफ से भी शायद उनका पेट्रोलिंग, वो तो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे उनका बेस कैंप है, वो वहां पर बैठे हुए हैं चीनी सेना। मैं आपकी बात जितना समझ पा रहा हूं, अगर मैं दोहरा दूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इससे पहले भी इस प्रकार के इनकर्जन्स हुए हैं, इससे पहले भी इस प्रकार की घुसपैठ हुई है, और अभी वर्तमान में चीनी फौजें वापस लौट रही हैं, मैं ठीक बोल रहा हूं? स्ट्रक्चर था, उस पर तहस नहस किया था जून 2011 में जी। तो अभी जो है दोबारा चीन, जब भारत ने कोशिश की वहां पर अपना स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो चीन भी वहां पर आए और दोनों सेना बिल्कुल आमने सामने हो गए थे। तो वहां पर ये अभी जो कंफ्यूजन है वहीं पर हुआ था। तो अभी अगर डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव के जरिए चीन ने वापस जाना स्वीकार किया है, तो उन्होंने कुछ नहीं खोया है, लेकिन भारत ने पीछे आकर हमने एक तरह से ये मान लिया, जो लाइन ऑफ कंट्रोल एक्चुअली 18 किलोमीटर पीछे जो एक्चुअली था, वो अब बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कीर्ति आजाद साहब। ये बात बीजेपी लगातार उठा रही थी कि चीन के विषय पर भारत सरकार कुछ कमजोर दिखाई दे रही है, जिस तरह से बात करनी चाहिए उस तरह से बात नहीं कर रही है। अब जो नई स्थिति सामने आई है, अभी आप क्या कहने वाले हैं? क्या ये स्थिति आपके लिए संतोषप्रद है? भाजपा के लिए ये स्वीकार योग्य स्थिति है? देखिए, ये मामला राजेंद्र जी, ये भाजपा या कांग्रेस का मामला नहीं, बिल्कुल ये देश का मामला ये देश का है जी। और इसमें आप जानते हैं, अक्षय चीन का क्षेत्र इन्होंने बात करके, जब हमारे स्वर्गीय प्रथम प्रधानमंत्री थे जी, उस समय में हिंदी चीनी भाई भाई करके उन्होंने कुछ नहीं किया, और 62 में वो आके अक्षय चीन पूरा क्षेत्र हमारा उसको घेर गए। अभी भी जो माननीय सांसद जी ने अभी बात की है, केवल 4 किलोमीटर पीछे गए हैं वो जी, और वहां हम लोग जानते हैं, क्योंकि अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल को भी देखें जी, वहां से तो बिल्कुल सीमाएं आप देखेंगे चाइना की से तो हमारी बिल्कुल ही बनी हुई है 4000 स्क्वायर किलोमीटर के 4000 किलोमीटर की। लेकिन आप पाकिस्तान का एलओसी देखेंगे तो वह 0.9842 पे सियाचिन पे नीचे जाके रुक जाता है, जिसको ऊपर उत्तर पे जाना चाहिए था वो पूरब में चला गया है। और इसके कारण से चीन और पाकिस्तान मिल करके उन्होंने काराकोरम पास से बड़े बड़े रोड 8-8 और 10-10 लेन के बना के रखे हुए हैं। लेकिन मैं इस मामले पर यहां पर आना चाहता हूं, दौलत बेग ओल्डी के ऊपर, कि एक जर्रे के बीच में से आए और हमने पीछे से उनको कवर किया था। इसमें किसी को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आर्मी के आत्मविश्वास को खत्म नहीं कर सकते हैं। आपकी सेना वहां पर खड़ी हुई है 2011, 1986, 1962 में बड़े जोर से लड़े, लेकिन जिस प्रकार से धोखा हिंदी चीनी भाई भाई करके हमारे साथ चीन ने किया, वह फिर हमारे सामने आया। और मुझे खेद होती है कि जब सरकार किसी प्रकार के कड़े कदम नहीं उठा पाती है। आपने इसको मीडिया में बार बार उछाला, हम लोगों ने इस बात को बार बार उछाला, यह बार बार सामने आई, और उसमें फिर यह कहने का प्रयास किया गया
सरकार द्वारा कि हम इसके ऊपर चर्चा करने को तैयार हैं। मेरे ख्याल से जब सीमाओं में कोई घुस जाता है तो उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। यदि आपके घर में चोर आ जाता है तो आप उसको सबसे पहले तो रोकते हैं, घर के दरवाजे को बंद करते हैं, फिर पुलिस को आप फोन करते हैं। लेकिन मुझे खेद इस बात का है कि इस सरकार ने किसी प्रकार के भी कठोर कदम को नहीं उठाया है। और दुख सिर्फ इस बात से बड़े प्रसन्न है कि वह 4 किलोमीटर पीछे चले गए और अपनी सेनाओं को भी पीछे ले जा रहे हैं। यानी यह मान रहे हैं इस बात को कि जिस जगह पर वो आकर के बैठे थे वो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो हमारा चीन के साथ बना हुआ है। तो यह सब बड़े गंभीर मामले हैं जिसको कि राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को उठाने चाहिए। और इसके अंदर तो सदैव विपक्ष के रूप में हम सदैव सरकार की इसमें समर्थन करेंगे, क्योंकि हमारी सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए। बिल्कुल। अब तो हम अपने सरबजीत को नहीं बचा पाते, हम अपने चमेल सिंह को नहीं बचा पाते। तो इस प्रकार की परिस्थिति में आप मुझे बताइए कि सरकार से आप अपेक्षा क्या रख सकते हैं? चीन आपके सिर पर बैठा हुआ है, आप उसको कुछ कर नहीं रहे हैं। बड़े प्रसन्न है कि 4 किलोमीटर पीछे चले गए जबकि 19 किलोमीटर वो अंदर है। तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि यह सरकार बिल्कुल नकारी साबित हो रही है। अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने में यह बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाई। सरकार का पक्ष सुन लेते हैं। हरचरण सिंह जोश, माइनॉरिटी कमीशन के पूर्व सदस्य और ICWA के प्रेसिडेंट, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जोश जी, आप सारी चर्चा सुन रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जोश साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जोश साहब, यहां पर चर्चा यह हो रही है कि सरकार ने ऐसा लगता नहीं कि मजबूती से कोई पक्ष रखा है और ऐसा लगता है कि गलत बात पर संतुष्ट होती नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप? आपसे बात करते हैं, किन्हीं तकनीकी कारणों से उनसे हम बात नहीं कर पा रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, एक न्यूट्रल अंदाज में सोचा जाए इस बात को, क्या ये किसी भी तरीके की डिप्लोमेटिक विक्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की? मैं 1962 की बात पहले जिक्र कर देता हूं रेफरेंस के लिए। 1962 में एग्जैक्टली यही था, कॉम्प्लेसेंसी थी और उस वक्त इंडियन आर्मी को इस तरीके से गुमराह किया गया था कि चीन से कोई खतरा नहीं है जी। और उस परिप्रेक्ष्य में जब 1962 का अटैक हुआ इंडिया पर, मैं उसमें शामिल था, मैं चुंबी वैली में था, मैं उस वक्त लेफ्टिनेंट था जी। तो उस वक्त जितना बड़ा धोखा हुआ था वो आज एक और किसी तरीके से गुमराह होने में धोखा है। जब आप 4 किलोमीटर जिस जगह पर आपकी सेनाएं थी और 19 किलोमीटर आ गए हैं और आप 4 किलोमीटर पीछे जाते हैं, इसके माने LOC आपने 23 किलोमीटर पीछे कर दिया। आज के दिन में वास्तविकता यह है कि आपकी LOC 23 किलोमीटर और पीछे आ गई है। तो यह तो कोई स्टैंड नहीं है। मैं जिंगोइज्म को नहीं सपोर्ट करता हूं, न मैं जिंगोइस्टिक हूं, लेकिन यह बात तय है कि भारत सरकार की जितनी रवैया है, इतनी ढुलमुल है, इतनी लचर है कि चीन के साथ जो भी यह वाकया हुआ है, इसमें कहीं भी किसी भी स्टेबिलिटी का, किसी भी डिटर्मिनेशन का, किसी भी आत्मविश्वास का, आत्मबल का कहीं भी कोई इंडिकेशन नहीं है। भारत सरकार अगर ऐसे ही करती रहेगी तो आज तो हम 23 किलोमीटर सीट कर गए हैं, शायद 4 किलोमीटर हम और पीछे चले जाए जी। हरचरण सिंह जोश साहब वापस जुड़ गए हैं। जोश साहब, आप सारी बहस सुन पा रहे हैं? कुछ तो सुनाई दिया, लेकिन ठीक है, मैं जवाब दूंगा जी। बताइए। हाँ, हमारी जो विदेश नीति है, मैं पिछली बार भी आपके चैनल पे आया था, मैंने कहा भारत की जो विदेश नीति है, हम डिप्लोमेसी में बातचीत के जरिए जो अपना समाधान करते हैं समस्याओं का। पिछली बार भी जो पैनल पे आए पार्लियामेंट में, मुलायम सिंह जी ने कहा, बीजेपी ने कहा चीन हमारा दुश्मन है, हमला करना चाहिए। हमले से समस्या हल नहीं होती, हमले से देश का नुकसान होता है, देश की इकॉनमी खराब होती है। आज भारत की प्रतिष्ठा बड़ी है जब चीन पीछे चला गया है। अब उससे पहले चीन ने, ठीक है, उन्होंने 3 बार फ्लैग मार्च किया और वो थोड़ी कठिनाइयां जरूर आई, लेकिन अल्टीमेटली नथिंग लाइक सक्सेस। तो हमारी जीत हुई है। मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर डिप्लोमेसी में हमारा भारत आ गया और हमने अपने डिप्लोमेसी कैसे, जोश साहब समझाइए मुझे, जोश साहब मुझे समझाएं और दर्शकों को समझाएं। बहुत साधारण सा और सरल तर्क है कि हम तो अपने क्षेत्र में थे, वो अब कोई रिपोर्ट्स कह रही है 10 किलोमीटर, कोई 19 किलोमीटर, वो हमारे क्षेत्र में आए थे और जो समझौता हुआ वो ये हुआ कि आप भी हट जाइए पीछे और हम भी हट जाए। हम पीछे हट के कहां जाए, हम तो अपनी जमीन पे थे, हम तो अपने क्षेत्र में खड़े हुए थे। जाना तो उनको था और बगैर किसी शर्त के जाना था। तो ये कैसे कूटनैतिक जीत है जोश साहब, मुझे समझाइए आप। हमारी ये कूटनीतिक जीत है
जो उन्होंने विड्रॉ किया, हमारी ये जीत है। लोग ये कहें कि ये हो गया वो हो गया, अल्टीमेटली वी हैव सक्सीडेड इन गेटिंग देम आउट फ्रॉम आवर टेरिटरी एंड विदाउट यूजिंग एनी फोर्स। अदरवाइज हमारे सैनिक भी तैयार बैठे, हमारी सेना ने 300 मीटर दूरी पे कैंप लगा लिया था। जोश आप क्या बात कर रहे हैं? आप तो ऐसे बात करें जैसे हम लोगों ने हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं। कैसी बातें करते हैं जोश साहब? वी हैव बीन सक्सीडेड इन परसुइंग देम टू विथड्रॉ एंड टू गो टू देयर ओन। एक बार जोश साहब कैसी बात कर रहे हैं? एक बार कीर्ति आजाद साहब यहाँ स्टूडियो में है। जोश साहब जरा तर्क सुने पहले जी। जो साहब देखिए 19 किलोमीटर वो अंदर आ गए हमारे क्षेत्र में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वैसे आपको पता होना चाहिए कि 22 फरवरी 1994 को एक ही काम नरसिम्हा राव जी ने अच्छा किया था कि वो उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कराया था पार्लियामेंट में और कहा था कि पाकिस्तान और चीन के पास जो हमारा 1,22,000 वर्ग मील का क्षेत्र है वो भारत का अभिन्न अंग है और हम सब कुछ करेंगे उस क्षेत्र को लेने के लिए। चलिए अगर मैं ये मानता हूं कि उस क्षेत्र को हम नहीं ले सके, यह आपकी सरकार नहीं कर पाई, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइना के साथ में वह 19 किलोमीटर अंदर आ गई है, केवल 4 किलोमीटर पीछे गई है। आपके पीछे चले गए, आप कहते हैं डिप्लोमेसी। कैसी डिप्लोमेसी है मुझे समझ में नहीं आता। एक तो जो जितनी जमीन आपके पास बची हुई है उसको तो बचाने में आप सक्षम है नहीं, जो उसने वैसे ही कब्जा करके रखा हुआ है अनाधिकृत रूप से, उसके ऊपर आप कुछ बोलते नहीं और कहते हैं हमने डिप्लोमेसी की है। ये कैसी चूड़ी पहन करके डिप्लोमेसी की है आपने कि केवल 4 किलोमीटर वो पीछे गया और आप भी पीछे चले आए? यानी आप यह मान रहे हैं कि 23 किलोमीटर तक अंदर उसकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है? कैसी बातें करते हैं जोश साहब? कम देश के लिए आपको कुछ तो सोचना चाहिए, जगना चाहिए, समझना चाहिए, आपका खून खोलना चाहिए। आपका खून क्यों नहीं खोलता? मेरा तो खोलता है। देखिए डिप्लोमेसी क्या डिप्लोमेसी साहब? देखिए डिप्लोमेसी वहां होती है जब बराबरी की बात होती है। ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये डर है। इस डर को अपने अंदर से निकालना होगा जोश साहब। नहीं, डर किसी का नहीं है। हमने तो क्या है ये? उनको विन ओवर किया है। होम मिनिस्ट्री आईटीबीपी को कर रहे हैं। अरे भाई डिफेंस का आप मनोबल, अपनी सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। दुनिया में हिंदुस्तान को सूट करते हैं। आज हम युद्ध करके अपने देश के अंदर जितनी प्रगति आर्थिक जो देश की इकोनॉमी को बनाया हुआ है उसको खत्म कर दें। वो तो देख ही रहे हैं, हम तो देख रहे हैं देश की इकोनॉमी कहां जा रही है। जो तलवार उठाना है, जो झगड़ा करना है, जो लड़ाई करनी है बॉर्डर पे, हमारे भी सैनिक शहीद हों, उनके भी हों, वो लास्ट रिजॉर्ट है। चलिए ठीक है लेकिन नहीं, आप लड़ाई नहीं चाहते जोश साहब, कोई लड़ाई नहीं चाहता, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, कोई युद्ध नहीं चाहता। लेकिन क्या इन शर्तों पर हम बात मान लें कि आप भी पीछे हट जाइए, हम पीछे हट के कहां जाएं? यहां पे जवाहर कौल साहब हैं, जम्मू कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ जोश साहब, इनका पक्ष सुन लेते हैं। इस बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। पूर्व सांसद हैं लद्दाख क्षेत्र से, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शिवांग जी, आप सारी चर्चा सुन रहे हैं, हमारे साथ जवाहर कौल जी भी हैं। मैं आपसे पहले सुनना चाहूंगा, ये सारी डिबेट जो है इसको सुनने के बाद आपको लगता है कि हम सही तथ्य बता पा रहे हैं दर्शकों को? अगर कोई इसमें सुधार आप करना चाहें जमीनी स्थिति में तो आप कह सकते हैं। कि मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हरचरण सिंह जी जो मेरे दोस्त है जी, वो जिस जीत की बात कर रही है, डिप्लोमेटिक विक्ट्री की बात कर रही है भारत की, कौन सी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी की बात कर रही है जी? मैं तो ये मानता हूं कि एक बार फिर हमने चीन के सामने अपना हथियार डाल दिया है। क्योंकि आपको मालूम है चीन ने ये शर्त रखी थी कि भारत जिस चौकी को बनाने जा रही है अगर उसको ना बनाए तो हम पीछे हटेंगे। तो जब भारत ने ये मान लिया, जो भुस्सा नाला में जो हमारा पेट्रोलिंग बेस कैंप का चौकी था उसको जून 2011 में तो तहस नहस कर दिया था। अभी हमारा बनाने का मंसूबा था, वो ना बना के हम पीछे और हटे हैं जी, और पीछे 12 किलोमीटर हम हटे हैं। हमारी जो पेट्रोलिंग रास्ता है आईटीबीपी है, तो इसमें क्लियरली हमारी हार है। और ये बहुत शर्मनाक बात है मेरे ख्याल, जो सरकार की पॉलिसी है जो कि इतना देश की सुरक्षा का इतना खतरा लाते हुए भी अगर इसको जीत मानते, डिप्लोमेटिक विक्ट्री मानते हैं, तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। जोश साहब मैं आपके पास आता हूं, इससे पहले जवाहर कौल साहब की बात सुन लेते हैं। बहुत स्वागत आपका, सारी बात आप सुन रहे हैं, क्या आपकी एनालिसिस क्या कहती है? मैं मानता हूं कि ये हमारी राष्ट्रीय हार है जी, बिल्कुल, क्योंकि हम स्वभाव से, भारतीय राष्ट्र स्वभाव से समरनैतिक बुद्धि नहीं रखता जी। 1962 में भी ये मालूम था, ये पता था कि चीन से घुसपैठ हो रही है। उस वक्त भी जब हमारे प्रधानमंत्री को लोकसभा में जवाब देना पड़ा
तो पहली घुसपैठ में उनका जवाब था नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रॉस ग्रोज हियर। उसमें कांग्रेस के ही एक नेता थे जो महावीर त्यागी जी, उनके सर पर बाल नहीं थे, वो खड़े हो गए, उसने कहा सर नॉट ए ब्लेड ऑफ हेयर ग्रोज ऑन माई हेड, शुड आई कट इट ऑफ। तो समस्या ये है कि जब से हमने नए देश की आज़ादी हासिल की है जी, हमने अपनी सीमाओं को पहचानने से इनकार कर दिया जी। हमको मालूम नहीं है कि हमारी सीमाएं कहाँ थी, कहाँ हैं और उनकी रक्षा कैसे करनी चाहिए। इस मामले में शायद ब्रिटिश सरकार जो है वो शायद भारत से बेहतर समझ रखती है। हाँ, स्वीकार करेंगे आप? तो इसलिए होता ये था, हर वक्त होता है जब दूसरा देश कुछ घुस जाता है तब हमें याद आता है कि ये तो हमारी जमीन थी जी। ये सियाचिन में हुआ है, ये जिसे तवांग कहते हैं, जिसे आज अरुणाचल कहते हैं, उस वक्त जो चीनी वहाँ घुसे थे या लद्दाख में घुसे थे तब ये हुआ था। दरअसल अंग्रेज़ों के ज़माने में जो हमने एक लाइन खींची थी, एक रेखा खींची थी, मैकमोहन लाइन से कहते थे, उस पर अंग्रेज़ तो खुद टिके नहीं रहे। कभी वो हाँ कहते थे, कभी उनकी खींची हुई रेखा, कभी हाँ करते थे, कभी ना करते थे। लेकिन भारत सरकार ने जब आज़ादी हासिल करने के बाद ये कोशिश नहीं की कि उसमें उस रेखा को या उसके आसपास की किसी भी रेखा को चिन्हित कर ले, उसे खुला छोड़ने की नीति उन्होंने बनाई। वो आज तक चीन उसको नहीं मान रहा है। चीन उसको कह रहा है कि ये हमारी ज़मीन आपने ले ली है। नहीं, तो इसका कांग्रेस के हमारे जो नेता हैं हर्षचंद्र सिंह जोश साहब, वो ये कह रहे हैं कि इसका हल क्या चाहते हैं, आप लड़ाई लड़ ली जाए? देखिए, इसका आखिर में कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़माने में हल लड़ाई होगी ही, आप चाहें या ना चाहें। जोश साहब, तो दूसरा चाहेगा। जोश साहब, आप सारी बात सुन रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ बात में, मैं जवाब भी देता हूँ। जी जी जी, प्लीज। बात यह सारी कि जो हमारी जो मैकमोहन लाइन की बात ये करते हैं, हमने प्रयास पूरा किया आज़ादी लेने के बाद। मुझे याद है, मैं स्कूल में पढ़ता था, हमने चू एंड लाई के नारे लगाए थे एयरपोर्ट पे 1956 में जब वो भारत आए थे। हिंद चीनी दोस्ती जिंदाबाद के नारे लगाए थे। ये नेहरू की डिप्लोमेसी थी। उन्होंने सोचा था कि चीन के साथ दोस्ती करके हमारा जो है, हमें अपने आप को मजबूत करेंगे और पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते होंगे, दुनिया के अंदर हम अमन चैन से रह सकेंगे। ये नेहरू जी की पॉलिसी थी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, पंचशील का सिद्धांत था जी। उन्होंने हमारे देश के ऊपर हमला कर दिया और भारत पे एक्सेप्शन कर दिया। उस हमले के बाद हमें बड़ा नुकसान हुआ, हमारे हजारों सैनिकों की जो है शहादत हुई। लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान की फौजों की तादाद बढ़ी, हमने अपने आप को मिलिट्रीली बहुत मजबूत किया। लेकिन आज की डिप्लोमेसी में हमें ये देखना है कि हमारे देश के अंदर जो लोग हैं उनको खुशहाली मिले, देश की तरक्की हो, उनको नौकरी मिले, उनका काम काज हो। नहीं, आपकी बात सही है, हम क्या इनकार कर रहे हैं जोश साहब इस बात से? ना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। समाधान होगा किसी तरह। नहीं, ये प्रॉब्लम है हमारी मानसिकता का, ये प्रॉब्लम है कांग्रेस की मानसिकता का। इन्होंने तो कहा हजारों सैनिक मर गए हमारे और हमने मरवा दिए। जिस प्रकार की डिप्लोमेसी की, हमारे सामने कारगिल भी तो हुआ था। एक जवाहरलाल नेहरू जी का चीन की लड़ाई की बात है और दूसरी कारगिल की लड़ाई हमारे सामने है, जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस जमीन पर आ गई थी पाकिस्तान, उसके विरुद्ध लड़ करके उनको वापस भेजा। और वहां पर हमारे जवानों ने जो मिसाल खड़ी की, वह आज भी लोग उसको दाद देते हैं। तो आप किस चीज को, कौन सी तुलना करना चाहते हैं? मतलब कोई भी हमारे जमीन पे आए बैठे, सर पर बैठाए, हमलावर हमारे देश में आते रहे, मार करके काट करके हमें जाते रहे और कोई कुछ नहीं बोला, हम डिप्लोमेसी में लगे रहे और कुछ नहीं करें। धीरे धीरे पता लगे कि पूरा जम्मू कश्मीर साफ हो जाए, उसके बाद ये धीरे धीरे हिंदुस्तान में घुसना शुरू हो। तो अरुणाचल के क्षेत्र में आप जाइए तो वहां पर रेलवे लाइन पूरी सामने, आप ऊपर खड़े हो, अरुणाचल में तो आपको नीचे चीन की लाइनें दिखती हैं। उसने आज तक किसी के विरुद्ध भी सीमा नहीं मानी। उसकी लड़ाई सबसे होती है, उसकी लड़ाई वियतनाम में भी होती है, उसकी लड़ाई म्यांमार में भी होती है, उसकी लड़ाई इधर हिंदुस्तान से भी होती है, उसकी लड़ाई सबसे होती है। जो वो जापान में घुस जाता है और कहता है कि ये जितने हैं सब ये द्वीप मेरे हैं। मतलब ये क्या हो रहा है? क्यों नहीं हम डिप्लोमेसी करके इन सभी देशों के साथ मिलकर एक नीति बनाते हैं? ये जोश
समझता हूं कि एक विदेशी नीति होगी। आप बैठे उनके साथ में अपने 4 किलोमीटर चले गए, साहब हम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, आप बैल मुझे मार, जितना मार सकता है हमारे को मार मार के खत्म कर ले, जितनी जमीन लेनी है ले यार, हम तो कुछ नहीं करने। जोश साहब ये तो एक विकल्प ये हो सकता है क्या? इंडियन डिप्लोमेटिक थिंक टैंक को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें चीन के खिलाफ अब लॉबिंग करने की जरूरत है, और खासकर उन देशों के साथ, उन मुल्कों के साथ जिनसे हमारे इंटरेस्ट मैच करते हैं। जोश साहब बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। हमें एक फोरम बनाने की जरूरत है, हमें लोगों उन राष्ट्रों को मोटिवेट करने की जरूरत है। जापान है, उसकी जमीन उनके टापुओं पे, उधर आपके कोरिया में टापुओं पे, इधर आपके म्यांमार में हुआ यही हो रहा है। और इसके बाद ये दूसरे जो साथ के उनके कंट्री है, वियतनाम में उन्होंने वही किया। आज जरूरत है, नेहरू जी ने ये देखिए ना, मुझे याद आता है कि इंदिरा गांधी ने 1966 में, मिसेस इंदिरा गांधी ने 1966 में वियतनाम की बात की थी, और उस समय उन्होंने चाइना को कंडेम किया था। की थी, क्या की थी, ये मुझे आज तक याद आता है। चलिए उस वक्त एक बार जोड़ना राजेंद्र जी से पहले की और बोल केवल एक चीज जोड़ना चाहता हूं। आप ये जो आप समझ लीजिए कि जो चीन कर रहा है उसकी क्रूरता को आप नहीं समझ पा रहे हैं। वो सब तरीके से हिंदुस्तान को घेर रहा है। एक तो पाकिस्तान उसका पार्टनर बना हुआ है, उसने हमारे काराकोरम पास से जो जमीन जो हमारी ऊपर उत्तर तक जानी चाहिए थी, सियाचिन के ऊपर तक में, वहां से उसने 10-10 लेन की बड़ी सड़क स्कार्दू से होते हुए गिलगिट और बाल्टिस्तान, लोग शायद पीओके समझते हैं केवल वह कश्मीर का 2122 किलोमीटर जो उनके पास है, और 600 और 4000 किलोमीटर जम्मू डिवीजन का, यानी 6122 किलोमीटर को पीओके बोलते हैं। केवल उसको करके बाकी गिलगिट और बाल्टिस्तान के जो क्षेत्र 85 से 90% हिंदुस्तान का है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। लेकिन उन्होंने पूरा रोड चीन से लेके काराकोरम स्कार्दू से होते हुए, जो पुराने जमाने में सिल्क रूट होता था, गिलगिट से होते हुए कजाकिस्तान, और ग्वादर पोर्ट जो कराची में है, उससे लेकर सीधा गिलगिट जो भारत का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर का, एक टी बना डाला है वहां। उसके बाद आप देखेंगे कि म्यांमार में वह पोर्ट बना रहा है। म्यांमार से सीधा वह नीचे आपके पूरब दक्षिण से होता हुआ श्रीलंका पे, और उसके बाद दक्षिण पश्चिम से होते हुए सीधा ग्वादर कराची के ऊपर उसने अपना बेस बनाया है। और इस क्षेत्र में उसके समुद्री जो सेना है, नौसेना है, वह घूम रही है, और ऊपर ही ऊपर उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर के हमको ये तकलीफ दे रहा है। इसलिए हमें आवश्यक है कि हम अपने सभी इन मित्र देशों के साथ, जहां पर चीन तंग अपनी ओर से कर रहा है, हम प्रयास करें, उनसे बात करें और मिलकर एक साथ इसके विरुद्ध लड़ें। इसमें हम कजाकिस्तान को भी अपने साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि कजाकिस्तान भी एरिया गिलगिट के हमारे उस क्षेत्र से लगता है थोड़ा बहुत, जो कजाकिस्तान पहले यूएसएसआर का पार्ट था। तो इन सब लोगों के साथ मिलकर के बात करें, एक संयुक्त रूप से एक कोई नीति हमें तय करनी चाहिए चीन के इस क्रूरता को रोकने के लिए। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जोश साहब, मैं आपके पास उत्तर के लिए आऊंगा, और एक डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर मैं मिश्रा से भी पूछूंगा कि क्या संभव है कि हम एग्रेशन दिखा सकें सीमा पर। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, शायद इतिहास को और मिलिट्री एग्रेशन के इतिहास को चीन के यह बेहतर समझा पाए आपको। एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर दोनों देशों की अलग अलग अवधारणा के चलते घुसपैठ की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। एलएसी के स्पष्ट नहीं होने का नुकसान भारत को हर बार उठाना पड़ता है। वैसे भी एलएसी के स्पष्ट नहीं होने का फायदा चीन बार बार उठाकर भारत को झुकने पर मजबूर भी करता है। कई बार भारत और चीन की सीमा पर आईटीबीपी के जो जवान इस इलाके में गश्त लगा रहे होते हैं, उस पर चीन अपना दावा कर उन्हें वहाँ से लौट जाने को कहता है। कहा जाता है कि 1914 में शिमला में भारत के ब्रिटिश साम्राज्य, तिब्बत और चीन के बीच तिब्बत की स्थिति को निर्धारित करने के लिए एक समझौता हुआ था। बाद में चीन इस बातचीत से पीछे हट गया था और इस समझौते की शर्त मानने से भी उसने इनकार कर दिया। और ये भी कहा जाता है कि 1929 में इस समझौते से जुड़े सारे दस्तावेजों को नष्ट कर दिया गया था। लेकिन संयोगवश कुछ दिनों बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इस समझौते से संबंधित एक कॉपी सामने आई, जिसमें ये बात पता चलती है कि 1914 से ही शिमला समझौता लागू हो गया था। इस दावे की पुष्टि भारत ने 1960 में की थी और ठीक इसके 2 साल बाद भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हो गया। इसी समझौते के तहत ब्रिटिश भारत और तिब्बत की सीमा को निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश सचिव सर मैकमोहन के नाम पर 890 किलोमीटर लंबी मैकमोहन रेखा बनाई गई। भारत जहां इस रेखा को तिब्बत और चीन से आधिकारिक सीमा मानता है, वहीं चीन इसे अवैध करार देता है। गौरतलब है कि एलएसी की रेखा बिल्कुल साफ नहीं है। लगभग 4000 किलोमीटर लंबी ये सीमा रेखा जम्मू कश्मीर में भारत चीन अधिकृत क्षेत्र ऑक्साई चीन को अलग करती है। इसे एक तरह से सीज फायर रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों की सेनाएं जहां तैनात थी, उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया गया।
इसका जिक्र सबसे पहले चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 24 अक्टूबर 1959 को एक पत्र में किया था, जो कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम लिखा गया था। इसमें कहा गया था कि चीन के किसी भी सरकार ने मैकमोहन रेखा को कभी वैध नहीं माना। सुदर्शन न्यूज के लिए प्रदीप राघव के साथ अमितेश्वर पांडे की रिपोर्ट। यहां पर चर्चा जारी है कि आखिर क्या ये भारत की डिप्लोमेटिक जीत है, और अगर नहीं है तो फिर भारत करे क्या। ब्रिगेडियर साहब, रिटायर्ड ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा साहब हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। लगातार हमारी जितनी चर्चाएं रही हैं इस पर, मिश्रा जी आप तकरीबन सब में मौजूद रहे हैं और तकरीबन सब में हमने स्पष्ट तथ्य सामने रखने की कोशिश की है। आज फिर से हम एक बात सच ही बताने की कोशिश कर रहे हैं दर्शकों को। क्या आपको लगता है कि एग्रेशन मिलिट्री का अगर दिखाया जाता या उनकी सप्लाई चेन काट दी जाती तो ये फुल स्केल वॉर में स्केलेट हो सकती थी? ये बात देखिए, जहां तक फुल स्केल वॉर का सवाल है, वो एक बहुत हाई पेडेस्टल होता है, थ्रेशोल्ड बहुत हाई होता है वॉर का, फुल स्केल वॉर का। और ये जो लोग नहीं जानते हैं वॉरफेयर क्या होती है या वॉर कैसे स्टार्ट होती है, वो लोग यही सोचते हैं कि ऑल्टरनेटिव जब हम कुछ सजेस्ट करते हैं तो वॉर उसके माने वॉर होते हैं। ऐसा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब आईटीबीपी को वहां चौकी लग गई और हमारे जितने भी जो मीटिंग थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, फ्लैग मीटिंग्स थी, जब उसका फेलियर हुआ तो इसके माने ये थोड़ा होते हैं कि हम उनसे एक समझौता करें और विड्रॉ करें। क्यों नहीं हमारी भी चौकियां वहीं पर रहें। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो मैकमहा लाइन है जिसको चीन नहीं मानता है, उसके इंप्लीकेशन दो और हैं। उसका इंप्लीकेशन यह है कि मैकमहा लाइन तो एक 1=25,000 उस मैप पर ड्रॉ किया हुआ है। ऑन ग्राउंड उसके माने होते हैं कई मील जी। और जहां पर ब्रोकन लैंड है, जहां पर हिलॉक्स हैं और जहां पर लाइन ऑफ वाटरशेड है, वहां पर उसके माने ये होते हैं कि आप तकरीबन 1 से 2 मील तक ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सी एक्चुअल लाइन है। तो चीन ने पहला तो फायदा यह उठाया कि हम मैकमहा लाइन को मानते नहीं है। दूसरा फायदा यह उठाया कि जो वाटरशेड था उसको कहा ये वाटरशेड नहीं है। और तीसरा अब यह है कि जहां पर वो आ जाते हैं वो कहते हैं कि आप अपने एरिया में कोई डेवलपमेंट मत करिए, डिफेंसेस मत बनाइए, बेसिस मत बनाइए, रोड्स मत बनाइए। जबकि जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां तक उनकी रेलवे लाइन है, वहां तक उनके रोड्स हैं। और वो नहीं चाहते कि हमारी साइड में ऐसा कुछ बने, हमारे साइड में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत पीछे तक। और दूसरा बात यह है कि चीन ने जो कैपेबिलिटी अभी बना ली है, जिस पर हम सोते रहे हैं आज तक, वो ये है कि उनके 4 माउंटेन डिवीजन विद इन 24 आवर्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक मूव कर सकते हैं। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि हमारा जो डिफेंसिव पोस्चर है, यह डिफेंसिव पोस्चर फॉरवर्ड होना चाहिए, एक बात। दूसरा, हमको वो ब्राउ बीट करते हैं तो हम ब्राउ बीट न हो जाए। और तीसरी बात यह है कि जहां पर हम समझते हैं कि हमारी ये लाइन है, वहां से हम क्यों पीछे हटे, वहां से हम क्यों भागें। और इसके माने अगर वारफेयर होते हैं तो आपके बाकी डेवलपमेंट जितने देश के हैं, अगर वो आपकी सीमा में आ जाएंगे, ऑक्युपाई कर लेंगे, तो आपके डेवलपमेंट के कोई मायने नहीं रह जाएंगे जब आपका सिक्योरिटी खत्म हो जाएगा। जोश साहब। हाँ जी, मैं यही कहना चाहता हूँ। देखिए, अब आपने जो सुझाव दिया कि हमारे वो आ जाएंगे, हमारी डेवलपमेंट होगी, उन्होंने सरहदों के साथ अपनी जो है सारे एरिया में डेवलपमेंट कर दी, रेलवे लाइन बिछा दी। ये आज की नहीं है, ये पिछले 30 साल से वो कर रहे हैं। बेशक हमने 30 साल में इसको कभी सोचा नहीं। 30 साल में मैं फिर वही कहेंगे कि पॉलिटिकल आ गया, किसकी गवर्नमेंट थी किसकी नहीं। 30 साल में तो ज्यादातर आप ही रहे पावर में सर। कैसे मजबूत किया जाए, ये आपकी बात मैं स्वीकार कर लेता हूँ जोश साहब, 30 साल से हो रहा है, 40 साल से हो रहा है। छोड़िए, आज कौन सी गवर्नमेंट है, आज क्या करना चाहिए? अपने सरहदों की रक्षा कैसे कर सकते हैं, अपने सीमाओं की रक्षा कैसे कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ वो डिप्लोमेटिक तरीका है। अगर वो डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं हम कर पाते, हमारे दुनिया के अंदर यूनाइटेड नेशन फोरम है, उस इशू पे और कुछ नहीं कह सकता हूं आपके लिए। हमारी जो सरहदों में आकर ये भी इंटरफियरेंस हो रही है, अगर वहां भी नहीं हल होता। अब कश्मीर पे कोई कहे कश्मीर का इशू पिछले 65 साल से लटक रहा है, लेकिन हमने 1 इंच जमीन पाकिस्तान को लेने नहीं दी। हमारे सिपाही आज भी सरहदों पे लड़ रहे हैं। हमारे सिपाहियों के कई बार ये भी हुआ है कि हमारे उनके सिर काटे हुए हैं। ये सारी चीजें हैं, लेकिन हम डिप्लोमेटिकली इसको हल करेंगे। देश की जो तरक्की है, देश की जो उन्नति है,
देश की जो प्रोग्रेस है उसको हम ताक पे नहीं लगा सकते। देश की प्रोग्रेस में और देश की सुरक्षा में विपक्ष आपके साथ खड़ा है, फिर डरना किस बात का है जोश साहब? विपक्ष खड़े होने से हमने कब कहा विपक्ष नहीं खड़ा? मैंने तो ये पहला शब्द यही कहा, आज बात है देश की सरहदों की रक्षा की। किसने की? कहाँ देश हुई? की सरहदें कैसे जो हुई? हैं, देश की सीमाएं सभी की हैं, वो चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, देश तो सबका है। और वहाँ सुरक्षा, यहाँ पे जोश साहब, यहाँ पे हिंदू, हमारा ये हिंदू मुसलमान की क्या बात है? ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं हो रही है, सीरियस डिबेट है। सरहदों की सुरक्षा हमारी ये ड्यूटी है, उसको पूरा करेंगे, लेकिन लड़ाई से समस्या हल नहीं होती। नहीं, लड़ाई से समस्या, लड़ाई की बात कौन कर रहा है? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। यही बात समझानी थी जो शायद डिप्लोमेसी समझा नहीं पा रही है। हम कह रहे हैं जमीन को आज भी नहीं छोड़ेंगे। और 1962 में जब ली थी पार्लियामेंट में, इसमें कई दिन चर्चाएं चली, उसके बाद भी कई बार चर्चाएं चली। जब राजीव गांधी ने 1988 में समझौता किया, हमारे जो एम्बेसियां वहां आना जाना शुरू हो गया, उनकी एम्बेसी हिंदुस्तान में आ गई, 1988 में हमारी चली गई। तब भी पार्लियामेंट में इस पर चर्चा हुआ कि जमीन के बारे में आप क्या कर रहे हैं। लेकिन उसमें जब हमने शुरुआत की तो हमने ये कहा था कि किसी तरह हम एक डायलॉग शुरू करना चाहते हैं, डायलॉग के बाद जमीन का इशू आएगा। आज पाकिस्तान के पास साथ पीछे जब उनके मुशर्रफ साहब आए थे, हमने सारी चीजें, हमारे गुजरात साहब कश्मीर के इशू में जब पाकिस्तान में गए, उन्होंने कहा कश्मीर के इशू को रख के हम अपना जोश साहब, आपके आवाज में तो जोश है, लेकिन देश के लिए जोश नहीं है। आपकी सरकार थी, जम्मू कश्मीर के मामले में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान बना दिए थे आपने। अपने जम्मू कश्मीर देश का भाग था, 370 लगा दिए। लोग कहते हैं स्पेशल स्टेटस, एक सवाल प्रोविजंस जी, एक प्रश्न है। बहुत सारी चीजें हैं जोश साहब, आप कर सकते हैं। अगर हिंदुस्तान के लिए रैली मन में है तो जोश हिंदुस्तान के लिए रख लिए, अपने पब्लिक मीटिंग के लिए मत रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं जोश साहब वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और मुझे बहुत सरल सवालों के जवाब चाहिए। इतिहास में बहुत कुछ हुआ है और मैं जानता हूं कि आपकी जानकारी बहुत अच्छी है इस मामले में, लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं वर्तमान हालात पर। लद्दाख के दौलत बेग गोल्डी सेक्टर में जो तथाकथित समझौता हुआ है भारत और चीन के बीच में, क्या वो भारत के पक्ष में है, क्या भारत के लाभ में है? ब्रेक पर जाने से पहले हमने सभी पक्ष सुने। जवाहरलाल कौल साहब, हम आपसे ये बात समझना चाहेंगे कि क्या जम्मू और कश्मीर का पूरा क्षेत्र अगर देख लिया जाए तो यहाँ पर भारत की डिप्लोमेसी शायद कोई रास्ता ही नहीं निकाल पा रही है कि वो भारत को किसी पोजीशन में खड़ा कर पाए, चाहे वो लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर का कोई और इलाका हो। यहाँ पर डिप्लोमेटिक फेलियर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या गवर्नमेंट थिंक टैंक का। कौन सा? मेरा मानना है कि कभी कोई डिप्लोमेटिक प्रयास किया ही नहीं गया, शुरू से ही नहीं किया गया। अब अगर पहले से अगर डिप्लोमेटिकली आप इस बात को उसका पर व्यवहार करते तो जम्मू कश्मीर की ये समस्या उस तरह से पैदा होती ही नहीं जी। अगर आप अंग्रेज़ों से ही सबक लेते तो अंग्रेज़ों ने एक इस पूरे एरिया की सुरक्षा के लिए एक गिलगित एजेंसी बना ली थी, वो महाराजा से समझौता करके बनाई थी। उसका सिर्फ ये मतलब था कि चीन और रूस और अफगानिस्तान से जो हमला हो सकता है उस हमले को रोकने के लिए वो उस वक्त उनका उद्देश्य ब्रिटिश एम्पायर को बचाना था जी। जब वो हट गए तो उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था कि हिंदुस्तान का क्या हो जाए। हिंदुस्तान की सरकार के लिए कम से कम इतना तो समझ लेना चाहिए था कि जो अंग्रेज समझता है वो आप भी समझ लो। अगर ये समझ हो जाती, मैंने कहा है कि हम राष्ट्र के रूप में वी आर स्ट्रेटेजिकली डेफिशिएंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जी। ये आज भी हम स्ट्रेटेजिकली सोचते नहीं। अब ये जो अभी बात हुई है जी, पहले आप ये तो बताइए कि आप इस सीमा के बारे में सोचते क्या है? आपकी सीमा कहाँ है जी? क्या हमको मालूम है? क्या ये इस देश के लोगों को मालूम है हमारी सीमा कहाँ है? आप बताइए ना। ये हमारी सीमा है, इस पर चीन ने इतना कब्जा किया वो अलग बात है, कितना किया वो अलग बात। पहले ये तो पहचान तो लीजिए। फिर आपका जो लाइन ऑफ कंट्रोल है कहाँ? आर यू एवियर? आपको पता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है? चीन कहता है कि नहीं ये लाइन ऑफ कंट्रोल तो वहां नहीं है, क्योंकि मैकमोहन लाइन को वो नहीं मानते नहीं। आप उसे एनफोर्स नहीं कर सकते तो कहते हैं कि वो नहीं है, आप हमारी जमीन पर आ रहे हैं।
आप हम उन्हें कह रहे हैं आप हमारी जमीन पर आ रहे हैं। ये तो तू मैं वाला मामला हो रहा है, क्योंकि हम तैयार नहीं हैं सच कहने के लिए। और सच क्या है? सच ये है कि हमने कभी एनफोर्स नहीं किया कि अपनी सीमा की रेखा बांधकर हमने ये नहीं कहा कि हमारी सीमा है। और ये हम बात कैसे सकते थे? हम ये कैसे तय करें कि हमारी सीमा क्या है, जब आप कह रहे हैं कि हमें किसी को पता ही नहीं? तो राजेंद्र जी, क्या चीन और पाकिस्तान तय करेगा हमारी? यही समझना चाहता हूं। आप प्रथम शताब्दी में जाएं, जिस समय कुषाण डायनेस्टी थी, कनिष्क 127 से लेके 140 एडी में वो रहा। आज भी आप जाएंगे तो आपको बुद्ध की मूर्तियां मिलेंगी, आज भी आप वहां पर खुदाई करेंगे तो आपको सिक्के मिलेंगे। ललितादित्य की कहीं पर इतिहास में है ही नहीं, वर्णन नहीं है। और जो सिल्क रूट हुआ करता था इस क्षेत्र में, जो बाद में लीज में लिया था, जैसे आदरणीय कौल साहब ने बताया कि लीज पर लिया था महाराजा हरि सिंह जी से, क्योंकि वह सीमाएं सारी थी सुरक्षित करने के लिए। तो हमारे जो मध्य एशिया में जाने का रास्ता वो स्कार्दू माध्यम से होते हुए जाता था, जो एक सिल्क रूट था। तो यह सारी चीजें हमारे सामने हैं, इतिहास में है। बहुत सब लोगों ने इतिहास में इसको मिटाने की कोशिश की, और हिंदुस्तान की जो संस्कृति, संस्कार और परंपरा थी उसको मिटाने के लिए बहुत प्रयास किया गया। लेकिन अगर आप उठाकर इतिहास ही को मानते हैं तो कुषाण डायनेस्टी को देख लीजिए, उससे ही आपको पता लग जाएगा। मैं जो कहना चाहता हूं कि डिप्लोमेसी हर वक्त एक ताकत के प्रदर्शन से ही चलती है, और ताकत शायद इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो गिलगित एजेंसी की मैं बात कर रहा हूं, इसको लोगों ने ग्रेट गिलगित गेम कहा है। इसमें रशिया से लेकर इंडिया तक और नेपाल तक सब शामिल थे, और ये ग्रेट गिलगित गेम आज भी चल रहा है। कारगिल पर हमला, पाकिस्तान का 48 पर हमला इसी रूट से आता है, ये अब भी चल रहा है। और ये जब तक आपके पास इतनी ताकत है कि आप दुश्मन को ये सोचने का मौका मिले कि हमला करने से हमें भी नुकसान है, तब तक हमला नहीं होता। जब वो उसे यकीन होता है कि आप डिफेंड नहीं कर सकते, तभी वो हमला होता है, जो 62 में। देखिए, मैं आपको एक और, जवाहर जी मैंने जो बात कही उनके ऊपर ही, कौल साहब के ऊपर बात आपको बताता हूँ। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो बोलते हैं, उसमें अधिकतर जो 4000 किलोमीटर जमीन है वो जम्मू डिवीजन की है, 2100 किलोमीटर वो कश्मीर डिवीजन की है। और दुनिया को भ्रमित करने के लिए ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। एक्चुअली इट इज इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडियन टेरिटरी ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर बाय पाकिस्तान, ये होना चाहिए। उसके अंदर गिलगिट और बाल्टिस्तान भी जोड़ा जाना चाहिए। गिलगिट और बाल्टिस्तान पे तो एक इनकी कश्मीर काउंसिल है, इन्होंने वहां बनाया हुआ चीफ मिनिस्टर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो जम्मू कश्मीर होना चाहिए, उसमें इन्होंने बना के रखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर। 6000 किलोमीटर में प्राइम मिनिस्टर है, और 1,15,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर इन्होंने बना के रखा हुआ है चीफ मिनिस्टर। वह भी कश्मीर काउंसिल में इस्लामाबाद में बैठा हुआ एक जॉइंट सेक्रेटरी बैठ करके लोगों कर रहा है। और वहां के जो एथनिक लोग हैं एक ही समुदाय के, लेकिन उसमें जो एथनिक और माइनॉरिटी है, एक समुदाय में 2 समुदाय हैं, उसमें से जो माइनॉरिटी हैं उनके टोटल कल्चर को खत्म किया जा रहा है। वहां से लोग अनेकों बार हिंदुस्तान में कहते रहते हैं कि हमको निजात दिलाइए, लेकिन निजात दिलाने में हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो ना हम अपने लोगों को जो बोलते हैं अविभाजित कश्मीर को बचाना है, उसको नहीं बचा पा रहे हैं। यहां तक कि 2-3 बातें और आपको बता दूं, आधे मिनट में खत्म कर दूंगा, कि जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र था पाकिस्तान बना, और वहां से लोग जम्मू कश्मीर में आए, वहां के लोग जो आके यहाँ रिफ्यूजी बने हुए हैं, अधिकतर वो लोग अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं। 85% शेड्यूल्ड कास्ट है। वह प्रधानमंत्री के लिए तो वोट कर सकते हैं, लेकिन वहां प्रधान के लिए वोट नहीं कर सकते। जो लोग विस्थापित हुए 47 और 48 जिस समय कब्जा करना शुरू किया, वो विस्थापित आए हुए लोगों को आज तक जगह नहीं मिली। यह जम्मू कश्मीर की सरकार ने कहा कि हम आपको वापस वहां पर भेजेंगे। जब अपने लोगों को देखने में हम सक्षम नहीं हो पाए, तो हम अपनी सीमाओं को कैसे बचाएंगे? मैं यह जानना चाहता हूं। बिल्कुल, अपने लोगों और अपनी आर्मी की 27 सीटें हैं खाली, हमने छोड़ के रखी हुई है गिलगिट और बाल्टिस्तान के लिए। क्यों नहीं वहां से जो लोग यहाँ होकर विस्थापित हुए हैं, जो लोग इस तरह उनको क्यों नहीं 27 लोगों को बना करके वहां की आवाज उनसे उठवाते हैं? ये एक बहुत ही है दूसरा विषय। खौल साहब, मैं आता हूं वापस अपने विषय पर आता हूं। त्वांग चौंग साहब लद्दाख से जो पूर्व सांसद हैं हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। चौंग साहब, सारी चर्चा सुन रहे हैं, और आप चूंकि वहां पर खुद मौजूद हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो एपिसोड हो रहा है, इससे वहां के लोगों पर और वहां पर मौजूद हमारी जो बटालियंस हैं, जो आर्मी मौजूद है, उसके मोरल पर क्या असर देखा है? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो एक धारणा है जी, जो पैनल है उनके दरमियान भी है, भारत के लोगों के सामने भी है, भारत सरकार के सामने भी है, ये कहना कि भारत और चीन के बीच में सीमा निर्धारित नहीं हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि
अंग्रेजों के जमाने भी 5 बार प्रयास हुए थे तिब्बत और जम्मू कश्मीर के बीच में सीमा का निर्धारण करने का। 1846 में चुशुल ट्रीटी हुआ था, जिसमें कि तिब्बत और भारत के बीच में, जम्मू कश्मीर के बीच में चर्चा हुई थी, जिसमें चीन के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए। उस समय भी कुछ एग्रीमेंट हुआ था। 1962 की लड़ाई के बाद जो अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करते हैं, उसको भी एक तरह से हमने मान लिया था। जब तक कि ये पूरा सीमा को हम सेटल नहीं कर पाते, बाउंड्री डिस्प्यूट को हम सेटल नहीं कर पाते, तब तक इसको हम ऑनर करेंगे। अब हुआ ये है कि हम उस सीमा को निर्धारित करने के लिए तैयार है, लेकिन चीन है जो भी सीमा निर्धारित करते हैं उससे आगे आके अपना क्लेम बार बार उस पर वो अपना जो बात है वो बदलती रहती है। तो श्वान साहब आप ये कह रहे हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिल्कुल क्लियर है? जैसे अभी बात कही गई कि जो अभी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके आगे हमारी जमीन का 1 इंच भी नहीं देना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरी बात, जो एक पैनलिस्ट ने कहा कि क्या हम वार ही करना चाहिए, हम नहीं कहते, उसके अलावा भी बहुत सारे सोल्यूशन है। क्या है वो श्वान साहब, क्या वो विकल्प क्या है? और के अलावा क्या कर सकते हैं? हाँ, मैं वो बताना चाहूंगा। डिप्लोमेटिक इश्यूज तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ जैसे ये चीन की तरफ से बार बार अतिक्रमण करके, जहां तक लद्दाख और चीन के बीच की सीमा का ताल्लुक है, यहाँ पर नोमैडिक के लोग रहते हैं जिनका गुजारा जीवन स्थापन सिर्फ पशुपालन से होता है। वो लोग अपने एरिया में भी ग्रेजिंग के लिए जाते हैं तो चीन उनको रोकती है, तो उनको पीछे हटने पर हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, भारत सरकार के जो अथॉरिटीज है, वो पीछे हटने के लिए कहते हैं। हमें करना ये चाहिए कि जो डिस्प्यूटेड लैंड है, जो कि हमारा जमीन है, वहां पर हमारे नोबेट्स को कैटल रियरिंग के जाने के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरा, इस पूरे इलाके में जो नोमैडिक पॉपुलेशन वहां पर बसते हैं उनको बसाना चाहिए, ताकि हमारा क्लेम मजबूत हो जाए, चीन आगे ना आ सके। पूरे सीमा क्षेत्र में काफी उपजाऊ जमीन है, जहां पर खेती बाड़ी तो नहीं हो सकती, लेकिन वहां पर चारागाह बन सकते हैं। उन चारागाहों पर हमारे जो नोमैडिक पॉपुलेशन का कैटल है, शीप है, गोट है, उनको हम ग्रेजिंग करने के लिए उनको वहां वहां परमानेंटली हमें सेटल करने की एक चेष्टा करनी चाहिए। तीसरी बात है, पूरा सीमा क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोग जाना चाहते हैं। भारत सरकार ने भी अभी पेंगोंग त्सो तक जो टूरिस्ट है, सयाह है, उनको जाने दिया जाता है। पेंगोंग से, चुशुल से, सागाला होते हुए पूरा डेमचोक तक उसको टूरिस्ट के लिए खोल देना चाहिए, जिसके लिए भारत सरकार ने इन प्रिंसिपल मान लिया है, लेकिन उसका अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो उस पूरे क्षेत्र में हमें ना सिर्फ हमारे देशी जो सयाह है उनको जाने की इजाजत देनी चाहिए, बल्कि विदेशी सेनाओं को भी ले जाना चाहिए। तीसरी बात, पूरी सियाचिन से लेके चुमुर तक जो पूरा जो लद्दाख क्षेत्र में चीन और भारत के बीच की सीमा है, वहां पर पहाड़ी चोटियां हैं, उनको हमें ज्वाइंट एक्सपीडिशन, इंटरनेशनल एक्सपीडिशन, हमारे माउंटेनियर एक्सपीडिशन के लिए हमें वहां पर इंकरेज किया जाना चाहिए, उनको खोल दिया जाना चाहिए, ताकि उन पर हमारे क्लेम जो है वो मजबूत हो पाए। तीसरी बात, बार बार जो गिलगित की बात हो रही है यहाँ पर, ये बहुत ही गहराई से हमें सोचने की बात है। अभी जो लेटेस्ट जो इनका इंकर्जन हुआ है, उसके पीछे एक मकसद है चीन का। चीन जिस कारण से वहां आए तो वो तो मकसद कामयाब हो गया, क्योंकि हमारे बेस पेट्रोलिंग बेस है, वहां पर हमने चौकी ना बनाना वो मान लिया और हमें पीछे हटने की पर हमें मजबूर होना पड़ा। उसके साथ साथ जैसे अभी एक पैनलिस्ट ने जिक्र किया, अक्साई चीन पर कब्जा करने का चीन का मकसद था। जिनजियांग जो मिलिट्री बहुलीय क्षेत्र है चीन का, और तिब्बत को जोड़ने के लिए उनको सड़क का निर्माण करना था। वो सिर्फ अक्साई चीन के अलावा कहीं और से बनाना उनके लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए अक्साई चीन उन्होंने 1962 में ले लिया। अभी जो इन्होंने बुरसे नाला के जरिए उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जंक्चर है, वो वहां से हमें हमारे जो सीमा है
जहां दौलत बेग ओल्डी में हमारा जो एयर स्ट्रिप बना हुआ 2008 में, उसको हमने रीएक्टिवेट किया था। 1962 के बाद उसका यूज नहीं हो रहा था, एक्टिवेट किया है। उस पूरे क्षेत्र को वो काट के सियाचिन तक वो बिल्कुल उसको हमारी सेना को पीछे आने पर मजबूर कर सकती है। तो इस तरह की चेष्टा को हमें भारत के लोगों के सामने लाना चाहिए। गिलगित में जो कुछ हो रहा है पूरे एरिया को, चलिए आपकी आवाज हमारे दर्शक सुन रहे हैं, देश सुन रहा है, में लेना चाहते हैं, उसको ये करने के लिए हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए। कौल साहब, ये तो ये एक तरह से आपकी ही बात की पुष्टि है। बिल्कुल शुभांग साहब, ये आपकी बात की पुष्टि है कि लगता है कुछ सोचा ही नहीं गया। देखिए, ये जो शुभांग साहब कह रहे हैं कि चीन ने जो ये इनकर्शन किया है, ये सिर्फ हमें परेशान करने के लिए नहीं है जी। उस क्षेत्र में जो चरागाहें हैं, मैं इन्हीं से पूछ रहा था, चांगथांग मैंने इसीलिए पूछा था। चांगथांग की एक चरागाह है, बहुत बड़ी चरागाह है। वहाँ लद्दाख की बकरवाल, लद्दाख की जो चरवाहे अपनी भैंसें और दूसरी चीज़ें जाते हैं जी। उनको खदेड़ने के लिए उस पूरी वैली को वो कब्जा करना चाहते हैं, जिससे वो उनका एक लिंक बने, जैसे उन्होंने कहा सियाचिन तक। सियाचिन में ऑलरेडी पहले से ही उनकी फौजें रख रही हुई हैं। सियाचिन के नीचे जो गांव हैं, उन 2 गांव को पट्टे पर पाकिस्तान ने उनको दे दिया है। पट्टे पर पाकिस्तान ने दे दिया है। पट्टे के हिसाब से चीन ने जो लिखा है वो उस हिसाब से कि जब इस इलाके का फैसला होगा तो जिसके पास ये कानूनी तौर से होगा उससे दोबारा कर लिया जाएगा जी। अब शायद नया वर्जन है, उसमें से ये लाइन भी हटा दी गई है। ये मानकर चले हैं कि अब इसका फैसला नहीं होगा, ये तो पाकिस्तान का ही हिस्सा है। अब कुल मिलाकर सियाचिन से लद्दाख तक का एक कॉरिडोर, ये चीन की नजर ये कॉरिडोर आगे आपको सेंट्रल एशिया ले जाता है। वहीं से उनका रास्ता जाता है, स्कार्दू से होते हुए रास्ता जाता है से खजाकिस्तान। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि मैं स्कार्दू में पैदा हुआ हूँ, लद्दाख में मैंने एजुकेशन हासिल की। इस इलाके को इसलिए मैं जानता हूँ। और ये खतरनाक इरादा बहुत दिनों से है। अब इसे इंक्रीमेंटल इंक्रीजेस में होता, धीरे धीरे वो आगे इसको करना चाहते हैं। आपको मनवाना चाहते हैं कि भाई ये इलाका आप छोड़ दो, पीछे हट जाओ, और आप मान रहे। आपको लगता है कि एग्रेसिव डिप्लोमेसी के अलावा अभी फिलहाल हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है? नहीं, एग्रेसिव जैसे आजाद जी ने कहा कि बहुत सारे भुक्तभोगी हैं चीन के, चीन से खार खाए हुए बहुत से लोग हैं जी। आप उनके साथ एक समझौता करके एक अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी का एक तरीका है। बिल्कुल, बिल्कुल। ट्रेड डिप्लोमेसी एक बहुत बड़ी, चीन का यहाँ अरबों रुपए का माल बिकता है, बंद कर दीजिए। तो अमेरिका को वो दबा इसलिए रहा है कि अगर अमेरिका से वो अपना माल, अमेरिका चीन के साथ कोई गड़बड़ी करेगा तो 15% अमेरिकी बेरोजगार हो गएंगे अगर चीन का माल खत्म हो जाएगा। तो ट्रेड डिप्लोमेसी भी बहुत बड़ी डिप्लोमेसी है। बहुत सारे तरीके हैं जो अगर आप एक मल्टीप्रोंग्ड स्ट्रेटजी के साथ काम करते हैं, बिल्कुल बहुआयामी रणनीति से काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जवाहर कौल साहब स्टूडियो में आने के लिए। वक्त खत्म हो गया है, हमने बहुत सारे विषयों पर चर्चा की। कीर्ति आजाद साहब और भी मैं करना चाहूँगा, मुझे बुलाइएगा जब जरूर, अवश्य इस पर किसी भी चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद आपका भी। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर स्टडी ग्रुप का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं बहुत कुछ सीखा। मैं तो समझता हूँ उतना कुछ नहीं सीखा। चलिए, आपने जो कुछ सीखा उसका आगे उपयोग करेंगे। मैं उनका धन्यवाद और सैल्यूट करता हूँ। बहुत धन्यवाद थुआंग शुआंग साहब, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में लद्दाख से जुड़ने के लिए फोन लाइन पर। और हरचरण सिंह जोश साहब, मुझे लगता है कि यहाँ पर आप कांग्रेस का और सरकार का पक्ष रख रहे थे, आपका धन्यवाद बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुछ चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत है और शायद हमारी सरकार को भी सीखने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। एग्रेसिव डिप्लोमेसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष होगा, खासकर चीन के मामले में निपटने के लिए। हमारे पैनलिस्ट ने उस विषय पर ध्यान भी दिलाया कि वो किस तरह से मुमकिन है, किस तरह से संभव है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार कहती क्या है चीन की इस स्ट्रेटजी पर, अभी जो फिलहाल हुआ है इस पर हमारी नजर रहेगी। और अगर कुछ विशेष होता है तो हम स्टोरी को ट्रैक करेंगे। लेकिन आज की डिबेट में फिलहाल इतना ही। जय।